Hi everyone, I am glad to know that you are back on my YouTube channel Study Box. So अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक के फिक्शन पार्ट से चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जिसके ऑथर हैं खुशवंत सिंह. And yes, do go and check out the class 11th poem series on my YouTube channel Study Box जिसका लोगो है ये, जहाँ पर मैंने सारी पोएम की वीडियोस अपलोड कर दी है ताकि आपको पोएम्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. एंड ऑल्सो अगर आपको आपकी फैमिली में कोई या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से किसी को क्राफ्ट्स का शौक है, उसमें इंटरेस्ट है, देन डू चेक आउट एंड शेयर आर अनदर चैनल क्राफ्ट्स मैजिक बाय सारा. और इस चैनल का लोगो है ये, जहाँ पर आपको बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के आइडियाज़ मिलेंगे एंड आई होप you will gonna love them all. The link is in the description box, so do check it out. तो अब हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है एक रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन. ये चैप्टर स्टार्ट होगा ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के कैरेक्टर स्केच के साथ. उसके बाद हम बात करेंगे ग्रैंड मदर और ऑथर के रिलेशनशिप के बारे में. उनका रिलेशनशिप कैसा था जब वो विलेज में थे, फिर जब वो सिटी में आए तब कैसा था, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया कैसे उनके बीच का जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो कैसे टूट गया. एंड उसके बाद जब नरेटर अब्रॉड चले गए हायर स्टडीज़ के लिए उस टाइम क्या हुआ, फिर जब नरेटर वापस आए तब क्या हुआ, फिर कैसे ग्रैंड मदर की तबीयत बिगड़ने लग गई एंड एट लास्ट कैसे स्पैरोज बर्ड्स ने ग्रैंड मदर को मोरन किया उनकी डेथ के बाद. सो स्टार्ट विद द स्टोरी. जो ऑथर है वो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वह बाकियों की ग्रैंड मदर की तरह ही थी. वो काफ़ी ओल्ड थी, उनके फेस पर भी रिंकल्स थे एंड ऑथर अपने ग्रैंड मदर को पिछले 20 सालों से जानते थे और वो तब से ऐसी ही थी. नरेटर ये भी बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो कभी यंग एंड प्रिटी हुआ करती थी, दो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग का मतलब होता है डिस्गस्टिंग या ऑफेंसिव. नरेटर के लिए ये बात थोड़ी अजीब थी कि उनकी ग्रैंड मदर भी कभी यंग और प्रिटी हो सकती थी. वह इस बात को मानने के लिए कहीं ना कहीं तैयार ही नहीं थे. उनकी ग्रैंड मदर ऑथर को ये भी बताती हैं कि वह कौन कौन से गेम्स खेला करती थी जब वह खुद बच्ची थी. ये बात नरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हास्यपदक थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए रिडिकुलस थी. और नरेटर को ये एज अ ओल्ड स्टोरी ऑफ द प्रॉफिट्स की तरह ट्रीट करते थे. प्रॉफिट्स का मतलब होता है दोज हु गिव मैसेज ऑफ द गॉड टू मैन, मतलब जो भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाए. तो नरेटर कहीं ना कहीं अपनी दादी की इन बातों को एज अ ओल्ड स्टोरी लेते थे. अब आता है ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन, जहां पर नरेटर बताते हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट है वो ड्राइंग रूम के मैंटल पीस के ऊपर लगा हुआ था. मैंटल पीस का मतलब होता है शेल्फ अबव द फायर प्लेस, जहाँ पर आग जलाने की जगह होती है ना, उसके ऊपर की जगह, जैसा कि आप फोटो में ऑलरेडी देख सकते हैं. उन्होंने उनके डिस्क्रिप्शन में ये बताया है कि जो उनके ग्रैंडफादर का टर्बन है, मतलब पगड़ी है, पहनते थे वो वही, और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे. और उनके ग्रैंडफादर की लॉन्ग वाइट बियर्ड थी जो कि उनके बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, मतलब हाफ पार्ट ऑफ द चेस्ट को कवर करती थी. और उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो 100 ईयर्स ओल्ड के हैं. उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को देखते हुए ये कहा कि उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनकी कोई वाइफ या कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे, उनके सिर्फ लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे. अब नरेटर फिर यहाँ पर अपनी ग्रैंडमदर का डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट लेडी थी और उनके चेहरे पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे. यहाँ पर ऑथर ने एक लाइन यूज की है, ओल्ड सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड स्टेड एट द सेम फॉर 20 ईयर्स. यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने ओल्ड वर्ड पे इतना एम्फेसिस किया है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं. और वो इतनी ओल्ड हैं, वो भी पिछले 20 सालों से, और अब इससे ज़्यादा ओल्ड हो ही नहीं सकती. अब यहाँ पर फिर एक लाइन है, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. इसका मतलब है कि जो ग्रैंडमदर है
वो कभी फिजिकली अट्रैक्टिव वुमेन नहीं थी, पर उनके अंदर एक डिवाइन ब्यूटी थी, उनकी नोबल क्वालिटीज, उनकी काइंडनेस ही उनकी स्पिरिचुअल ब्यूटी थी। आगे ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर घर में वाइट स्पॉटलेस क्लोथ्स में रहती थी और उनका एक हाथ हमेशा उनकी कमर पर होता था, अपने स्टूप को मतलब अपनी बॉडी के शेप को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा हाथ अपने रोजरी बीज को काउंट करने के लिए। रोजरी बीज का मतलब जो कि मोतियों की माला जपते हैं ना, हाँ वही। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. यहाँ पर सिल्वर लॉक्स का मतलब है कि उनकी ग्रैंडमदर के वाइट हेयर्स थे जो कि सिल्वर की तरह चमकते थे उनके पेल रिंकल्ड फेस पर, और उनके जो लिप्स थे वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे इनऑडिबल प्रेयर्स में। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. ओके, ये वाली लाइन्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ऑथर है वो कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंडमदर हैं वो ब्यूटीफुल हैं, और वो यही बात आगे बताते हुए उन्हें कंपेयर करते हैं माउंटेन्स से, कि जैसे कि विंटर्स में माउंटेन्स में हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और उसके कारण चारों तरफ एक वाइट सीनरी होता है जिससे देखकर हमें शांति और सुकून महसूस होता है। वैसे ही उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है कि वह भी ऐसी ही शांत और संतुष्ट हैं। विलेज लाइफ। आगे ऑथर बताते हैं कि वो और उनकी ग्रैंडमदर अच्छे दोस्त थे। उनके पेरेंट्स ऑथर और उनकी ग्रैंडमदर को विलेज में छोड़कर सिटी में रहने चले गए थे जब ऑथर एक छोटे से बच्चे थे। आगे ऑथर और उनके ग्रैंडमदर के रिलेशन को बताते हुए कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर उनको सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। वो हमेशा ही मॉर्निंग प्रेयर्स गाया करती थी जब वो ऑथर को रेडी करती थी, इस होप में कि ऑथर उनको बाय हार्ट ध्यान में रखें। लेकिन ऑथर उनकी प्रेयर्स को इसलिए सुनते थे क्योंकि उनकी ग्रैंडमा की आवाज़ अच्छी थी। उन्होंने कभी उसको एज अ लर्न करने का नहीं सोचा। उसके बाद वो ऑथर की वुडन स्लेट को वॉश करके प्लास्टर करती थी येलो चॉक के साथ, और एक टाइनी इंक पॉट और एक रेड पेन के साथ ऑथर को दे देती थी। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करते थे थिक स्टेल चपातीज का, जहाँ पर उनकी ग्रैंडमदर कुछ चपातीज विलेज डॉग के लिए भी रख लेती थी। आगे ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंडमा और वो एक साथ स्कूल जाया करते थे क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। वो वहाँ वरेंडा में बैठते थे और उनकी ग्रैंडमा टेम्पल के अंदर। वहाँ के प्रीस्ट ऑथर को अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स सिखाते थे। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रैंडमदर थी वो टेम्पल में बैठकर गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ती थी। जब उनका काम खत्म हो जाता था तब वे एक साथ घर के लिए वापस आते थे। जब वो घर के लिए वापस आ रहे होते थे तब विलेज डॉग उन्हें टेम्पल के डोर पर ही मिल जाते थे, जिनको वो चपाती खिलाते थे। ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस स्लाइड में ग्रैंडमदर के कैरेक्टर स्केच के बारे में की पॉइंट्स हैं। सो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड सेम विद दिस, इसमें ग्रैंडफादर के कैरेक्टर स्केच के बारे में की पॉइंट्स हैं। इस स्लाइड में की पॉइंट्स है ग्रैंडमदर और ऑथर के रिलेशनशिप के बीच का जब वो विलेज में थे। अ टर्निंग पॉइंट। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ग्रैंडमदर और ऑथर के फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर ऑथर के पेरेंट्स उन्हें सिटी में रहने के लिए बुला लेते हैं। ऑल्दो उस टाइम भी वो लोग सेम रूम में ही रहते थे, पर नरेटर की ग्रैंडमदर अब नरेटर के साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि जो नरेटर हैं वो अब इंग्लिश स्कूल जाने लगते थे, वो भी मोटर बस में। जैसा कि विलेज में होता था कि उन्हें स्ट्रीट्स पर डॉग्स मिल जाते थे, पर सिटी में ऐसा कुछ नहीं था। ग्रैंडमदर अपना सारा टाइम कोर्टयार्ड में स्पैरोज को फीड करने में ही
निकाल देती थीं। फिर आगे जैसे जैसे उनका टाइम बीतता गया, अब वो दोनों एक दूसरे से कम इंटरेक्ट करने लगे थे। स्टार्टिंग में नरेटर की ग्रैंड मदर उनको सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, एंड जब नरेटर वापस आ जाते थे तब उनकी ग्रैंड माँ उनसे पूछती थी कि उन्हें स्कूल में क्या क्या करवाया गया, जहाँ पर नरेटर उन्हें बताते थे उन्हें स्कूल में वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड वगैरह पढ़ाया जाता है। ये सब सुन के जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी अनहैप्पी हो जाती थी, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ाई गई चीज़ों पर बिलीव नहीं करती थी और वह दुखी होती थी जब उन्हें पता चलता था कि जो ऑथर हैं वह है उनके स्कूल में उन्हें गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते। फिर एक दिन की बात है जब नरेटर अपनी ग्रैंड माँ को बताते हैं कि उन्हें स्कूल में म्यूज़िक लेसन्स दिए जाते हैं। वो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए म्यूज़िक एक इंडिसेंट टास्क है जो कि सिर्फ बेगर्स या प्रोस्टिट्यूट के लिए ही होता है, ना कि जेंटल फोक के लिए। उस इंट के बाद से नरेटर की ग्रैंड मदर ने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। इस स्लाइड में टर्निंग पॉइंट के बारे में की पॉइंट्स हैं, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन। कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। आगे नरेटर बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी में चले गए तब उन्हें खुद का कमरा मिल गया। अब नरेटर और उनकी ग्रैंडमदर के बीच का कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप भी टूट गया। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेक्ल्यूशन विद रेजिग्नेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑथर की ग्रैंडमदर ने अपने जो लोनलीनेस है उसको कामली एक्सेप्ट कर लिया, अपना फेट समझकर, और अपने सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लिया कि उन्हें अब ऑथर के बिना ही रहना पड़ेगा। अब वो रेयरली किसी से बात करती थी। वह सुबह से शाम तक अपना सारा टाइम स्पिनिंग व्हील को रोटेट करने में और प्रेयर्स को रिसाइट करने में ही निकाल देती थी। वो सिर्फ आफ्टरनून में ही रिलैक्स करती थी जब उनके आसपास बहुत सारी स्पैरोज आ जाती थी, जो कि उन्हें बहुत वहाँ पे आ करके बहुत ही ज़्यादा नॉइस करती थी, और ग्रैंड मदर उनकी तरफ छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स फेंकती थी। जो बर्ड्स थी वो कई बार उनके लेग्स पर, शोल्डर्स पर, हेड पर आकर बैठ जाती थी और वो उन्हें कभी हटाती नहीं थी। शी स्माइल बट शी नेवर शूट देम अवे। वह उनके दिन का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता था। इस स्लाइड में नरेटर और उनके ग्रैंडमदर के बीच का जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो कैसा था, उसके बारे में की पॉइंट्स हैं। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नरेटर गोज अब्रॉड। नरेटर अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए अब अब्रॉड जाने का डिसाइड करते हैं। वो जानते थे कि यह बात सुनकर उनकी ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी। I would be away for 5 years. At her age, one could never tell. इसका मतलब है कि जो नरेटर थे वो 5 साल के लिए अब्रॉड जाने वाले थे, और जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ओल्ड थी और उनकी डेथ कभी भी हो सकती थी, और उस उम्र में कोई नहीं बता सकता था कि नरेटर 5 साल के बाद उनको देख पाएंगे या नहीं। नरेटर की ग्रैंड मदर उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। वहाँ भी उन्होंने किसी से बात नहीं की या फिर कोई इमोशन नहीं दिखाया। उनके लिप्स उस टाइम भी इनऑडिबल प्रेयर में ही मूव कर रहे थे और वह तब भी रोजरी बीट ही रोटेट कर रही थी। उन्होंने नरेटर के सर पर किस किया और नरेटर को ऐसा लगा कि वो उनके और उनके दादी के बीच का शायद लास्ट फिजिकल कांटेक्ट होगा। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला कि शायद 5 साल बाद वो अपनी दादी को ना देख पाए, शायद क्योंकि उनकी दादी 5 साल बाद नहीं रहे। इस स्लाइड में जब नरेटर अब्रॉड गए उसके बारे में की पॉइंट्स हैं, सो नोट डाउन और टेक एसएस। होम कमिंग ऑफ नरेटर। 5 साल बीत गए, नरेटर अब वापस आ गए। उन्होंने देखा कि जब उनकी ग्रैंड माँ उन्हें स्टेशन पर लेने आई वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। उस दिन भी उनके पास कोई टाइम नहीं था किसी से बात करने के लिए। उन्होंने नरेटर को गले लगाया और वह तब भी प्रेयर्स ही रिसाइट कर रही थी। आगे नरेटर बताते हैं कि जिस दिन वो वापस आए उस दिन भी नरेटर का हैप्पीएस्ट मोमेंट था स्पैरोज को फीड करना।
लेकिन शाम के टाइम पर ग्रैंड मदर में एक अलग सा ही चेंज देखने को मिला। उस दिन उन्होंने प्रेयर्स नहीं की। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सैगिंग स्किन्स ऑफ dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। ग्रैंड मदर ने आस पड़ोस के वुमेन्स को कलेक्ट किया और उन्होंने एक स्ट्रेच लेदर के थ्रू एक पुराने ड्रम को हैंग किया अपने गले पे और काफ़ी देर तक गाने गाए अपने ग्रैंडसन की आने की खुशी में। नरेटर और उनकी फैमिली के लोगों ने उन्हें मना भी किया कि कहीं वे ज़्यादा थक ना जाए। ऐसा पहली बार हुआ था उस दिन जब उन्होंने प्रेयर्स नहीं की थी। स्लाइड शुरू करने से पहले ये है की पॉइंट्स द होम कमिंग ऑफ द नरेटर के बारे में। इसमें की पॉइंट्स है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन। अगले सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई। जो ग्रैंड मदर थी उनकी तबीयत अगली मॉर्निंग खराब हो गई। डॉक्टर का कहना था कि उन्हें माइल्ड फीवर है, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें बताया कि उनका अंत अब पास है और वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी से भी बात करके। वो पीसफुली बेड पर लेट गई और प्रेयर्स करने लगी। वह उस वक्त भी रोजरी बीस काउंट कर रही थी। Even before we could suspect her, lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. एकदम से उनके लिप्स थे जो कि इनऑडिबल प्रेयर्स में मूव कर रहे थे, वह रुक गए और उनके हाथ से रोजरी बीट्स गिर गए। उनके फेस का कलर जैसे उड़ ही गया था, मतलब लाइफलेस हो गया था। और अब नेचर उनके घर वालों को पता चल गया था कि अब वह नहीं रही। उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको बेड से हटाया और ग्राउंड पर रख दिया और उनको एक रेड श्राउड से कवर कर दिया। और फिर कुछ समय बाद वे लोग वहाँ से चले गए फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने के लिए। इस स्लाइड में ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में की पॉइंट्स हैं, सो यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। मॉर्निंग बाय स्पैरोज। अब इवनिंग का टाइम था, सूरज डूब रहा था और जिस रूम में नरेटर की ग्रैंड मदर थी, उनकी डेड बॉडी थी, उस रूम में एक गोल्डन ब्लेज ऑफ लाइट आ रही थी। नरेटर और उसके घर वालों को क्रिमेशन के लिए स्ट्रेचर पर लेने गए ग्रैंड मदर को। तब हाफ वेरेंडा में जाकर वह रुक गए जहाँ पर ग्रैंड मदर की डेड बॉडी थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर थाउजेंड ऑफ स्पैरोज बैठी हुई हैं फ्लोर पे, जो कि कोई भी आवाज़ या फिर कोई भी चिपरिंग नहीं कर रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे बर्ड्स को ऐसे देख करके। नरेटर की मदर ने उनकी तरफ छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स भी फेंके। बर्ड ने उन ब्रेड क्रम्स पर कोई नोटिस नहीं दिया और जब नरेटर के घर वाले ग्रैंड मदर की बॉडी को वहाँ से लेकर चले गए, तब जो स्पैरोज थी वो भी वहाँ से चुपचाप उड़कर चली गई। एंड अगली ही सुबह जो स्वीपर था उसने ब्रेड क्रम्स को वहाँ से हटा दिया, स्वाइप कर दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। इस स्लाइड में कैसे स्पैरोज ने ग्रैंड मदर के डेथ पे बिहेव किया है उसके बारे में की पॉइंट्स है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कज़न्स, भाई बहन जो भी कोई 11th में है उनके साथ शेयर करना ना भूलें। एंड आई होप कि आप सेफ हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।